स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि हम लोग जहाँ कल पढ़ रहे थे, जलवायु से क्लाइमेट जो पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पे और वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। थ्योरी रहेगी। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एलिनिनो। एलिनिनो क्या होता है? एलिनिनो जो शब्द है वो स्पेनिश शब्द से बना हुआ है। जो एलिनिनो शब्द है वो इससे स्पेनिश से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिशु। जिसका अर्थ क्या होता है? शिशु होता है। शिशु मीन्स चाइल्ड। वास्तव में एलेनिनो जो है एक गर्म जलधारा है। क्या है एलेनिनो? एक गर्म जलधारा है जो कि किसकी है? वो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। यानी जो एलेनिनो है वो स्पेनिश शब्द से बना है, और जो स्पेनिश शब्द होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो उसका अर्थ होता है शिशु या चाइल्ड। और ये जो एलेनिनो है वो एक गर्म जलधारा है। कौन सी धारा है? एक गर्म जलधारा है जो कि 7 साल के 3 से 7 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होती है। और ये जो गर्म जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में मिलती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक जो है 5 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। कितना? 5 से 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है? इसका निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। राइट है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम में मानसून पवन का कुछ अंश जो है इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एलेनिनो के कारण ही पड़ा था। यानी 1987 में जब सूखा पड़ा हुआ था तो वो एलेनिनो के कारण ही पड़ा था, और ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है और यह अच्छी वर्षा होती है, और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एलेनिनो के अध्ययन के से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी जो एलेनिनो है वो गर्म जलधारा है, और ये अपने आप में अहम भूमिका निभाती है। किसमें? जलवायु इफेक्ट लाती है जलवायु में। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा आता है लानिना। अभी तक हमने पढ़ा एलेनिनो, अब पढ़ेंगे लानिना। तो लानिना क्या होता है? लानिना जो है इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है, और यह ठंडी जलधारा
लालिना जो है इसकी उत्पत्ति कभी-कभी क्या होता है पेरू तट पर होती है। कहाँ होती है? पेरू तट पर होती है और यह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? यह एक ठंडी जलधारा है। कौन सी? लानिना। जो ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों आर्द्र हवाएं चलती हैं, यानी चारों ओर जो है आर्द्र हवाएं चलती हैं। इसकी कुछ मात्रा भारत में पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। किसके कारण? लानिना। लानिना जो है एक कहाँ पर जलधारा बनती है? वो पेरू तट पर बनती है। और यह एक कैसी जलधारा है? जो कि एक ठंडी जलधारा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यानी जो दो जलधारा हमने, जो कि एलेनो जो है वो गर्म जलधारा है, वो भी पेरू और इक्वेटर देशों के तटीय भाग में आती है, जो कि 3 से 7 वर्षों के बीच में बनती है। और ये लानिना जो ठंडी जलधारा है, जो कि पेरू तट पर है और इसके वायुदाब बढ़ा देती है, इससे भारी वर्षा होती है। तो ये दोनों जलधाराएं जो अपने आप के खास अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं भारतीय मानसून की। अरबी शब्द जो है मौसम, मौसम जो है ऋतु से मानसून शब्द की उत्पत्ति है। यानी जो अरबी शब्द है मौसम, यानी जो मौसम शब्द है वो क्या है? एक अरबी शब्द है जो कि ऋतु से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने दिया है? अरब के नाविक थे, एक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा भी बदल लेते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ होता है वर्षा से है। अच्छा, मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम रहती है और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। ध्यान से समझिए, यानी भारत में जो इन मानसून का जो हवा है वो, इन हवाओं की दिशा जो होती है 6 माह तो चलती है दक्षिण से पश्चिम की ओर, और 6 माह जो चलती है उत्तर से पूर्व चलती है। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। गर्मी के महीने में जब सूर्य की कर्क रेखा के पास लंबवत चमकता है, यानी सूर्य जो है या उसकी किरणें सीधी जब कर्क रेखा के सीधी लंबवत पड़ती हैं, तब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। यानी भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो गर्म हो जाता है। फलतः अगर देखें तो वहाँ एक बृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। किंतु अगर यहीं अगर हम देखें कि मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है, यानी सूर्य की जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ ताप कम रहता है। इससे क्या होता है कि तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। क्या हो जाता है? उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है, तब कोरियालिस बल, यानी फेरेल के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुंचती है। फिर से हम एक बार समझते हैं कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी लंबवत चमकती हैं तो वहां पर क्या सीधी सी है, स्वाभाविक है कि वहाँ ताप अधिक होता है होगा, और उसके विपरीत जो है कम कम ताप होता है, जिसके कारण भारत में जो निम्नदाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है तब वहां पर एक बल लगता है जो कि एक कोरियालिस बल जिसके बोलते हैं। उसके कारण वह अपनी दाहिनी ओर से मुड़कर वह पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल के तट पर पहुंच जाती है। यह पवन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है, जो मूलतः दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन का विस्तार जो है।
यानी जो केरल तक पहुंचती है उसका दक्षिण पश्चिमी के नाम से जानी जाती है। ये हजारों किलोमीटर जब है समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर प्रचुर जलवाष्प लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल तट पर कब पहुंचता 1 जून को पहुंचता और शीघ्र ही 1315 जून तक मुंबई एवं कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जाता है। मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है तो वहाँ ये ऊपर उठकर घनीभूत हो जाते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं का एक पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा का यही कारण है कि सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है, किंतु पर्वत का पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। और पश्चिम घाट का पूर्वी भाग जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश पर पड़ता है, इसलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। फिर से समझते हैं कि जब पश्चिमी घाट सह्याद्री का पश्चिमी ढाल तक तथा हिमालय के दक्षिणी ढलान पर भारी वर्षा का यही कारण है कि सामान्यतः पर्वत की पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है, किंतु पर्वत का जो पवन है वो विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, इसलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जब नवंबर और दिसंबर माह आता है तब सूर्य जो है वो मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है। कब? नवंबर और दिसंबर के महीने में। फलतः अगर देखें तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। क्या होता है? उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है। यानी जब अपने यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है, सर्दी कड़ाके की पड़ने लगती है, तब अपने यहाँ कैसा दाब हो जाता है? उच्च दाब क्षेत्र हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है, यानी यहाँ से प्रभावित होती है, तो वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। यानी वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून जो है अपने प्रभाव में ले लेती है। उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावी रहता है। यानी उत्तर पूर्वी मानसून का जो काल है इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावी रहता है। इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है। इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन जो है विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है, जो कि रबी फसलों को लाभ देती है। यानी उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावी रहता है। कब? कहाँ का? उत्तर पूर्वी। और इससे इससे क्या होता है, भारत के जो दक्षिणी तटीय भाग होते हैं वहाँ कहीं कहीं तो वर्षा होती है। और इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी जो है वो दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए लाभ देती है। अगर हम परिणाम स्वरूप देखें तो अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं 1 सितंबर की। जब 1 सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता तो 15 सितंबर तक यह चंडीगढ़, दिल्ली तथा श्रीनगर तक रुक जाता है। 1 अक्टूबर तक यह मुंबई, भोपाल तथा लखनऊ को छोड़कर 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक पूरे भारत को छोड़ देता है। और इसे हम कहते हैं लौटती मानसून। इसे हम क्या कहते हैं? लौटती मानसून। अब हम बात करते हैं, पढ़ेंगे मानसून का स्वभाव के बारे में। मानसून का स्वभाव कैसा है? मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी इसके सामान्य स्वभाव
जैसे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला आता है दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। दूसरी अगर बात करें यहीं हम समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। यानी समुद्र से जब दूरी बढ़ने पर क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती है। और कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर मिली और इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर मिली तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर मिली वर्षा होती है। यहीं अगर हम बात करें तो मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा निर्मित होती है। इसके द्वारा भू आकृति के द्वारा निर्मित होती है। अगर ये चौथी की बात करें तो गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कई क्षेत्र क्या होता है, बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी आसमान है जो 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लगती है। फलतः फसलें प्रभावित होती हैं तथा बाढ़ एवं सूखी जैसी आपदाएं लाती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार, वर्षा एवं वर्षा के प्रकार। यानी वर्षा क्या है और वर्षा के प्रकार कितने हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो वर्षा होती है। पहला है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा क्या होती है। ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है और दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। पहली होती है एक शाखा अरब सागर की शाखा है जिससे भारत के पश्चिमी तटीय भाग तक पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है जो इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ने पर मानसून जो है पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा होती है। ज्यों-ज्यों यह पश्चिमी ज्यों-ज्यों यह पश्चिम की ओर जब मुड़ती जाती है तो वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटने लगती है। अगर यही हम फलस्वरूप देखें तो पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती है। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक मौसम से 1187 किलोमीटर वर्षा होती है और वहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं शीतकालीन वर्षा में। तो भारत में पूर्वी तटीय भाग, भारत में जो है शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में जो है वर्षा होती है। ये स्थल से चलने की हवा है। स्थल से चलने वाली हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर
गुजरती है तो नमी के कारण नमी का रूप धारण कर लेती है, जिससे यह वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान होता है, यानी प्रवेश कर जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर वर्षा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है, शीतकालीन वर्षा या रबी की फसलों के लिए उपयोगी है। अब हम बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। भारत में देश में कुल कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 6 है, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। ये ऋतुएं जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतु हैं। एक तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटते मानसून। वर्षा ऋतु ध्यान रखें, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटती ऋतु, यानी जो लौटती मानसून है वो। चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं शीत ऋतु क्या होती है। शीत ऋतु में सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहता है। जनवरी तथा मध्य भारत में औसत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदानी भाग में 12 से 18 के बीच पाया जाता है। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 डिग्री है से कोलकाता का 20 सेंटीग्रेड है और पटना का 17 सेंटीग्रेड है। ये दिल्ली का 14 से ज़्यादा रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, अतः जहाँ अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं, जो शुष्क होती हैं तथा वर्षा नहीं कराती हैं। अब हम बात करते हैं, आकाश स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो पाता है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर हिमालय चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होती जाती हैं, तब भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य कर्क रेखा पर ऊपर लंबवत हो जाता है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्रों की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान मई मई में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। दिन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाती है। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं रहता। वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं।
दक्षिणी भारत की अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र रह जाती है। सामान्यतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज्यादा ठंड तथा गर्मी में ज्यादा गर्म रहता है, यानी उत्तर भारत। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर केवल 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिल्ली का तापांतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा जो है वो अरब सागर की ओर से आती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ पवन अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। यानी जो गर्म या शुष्क होती है उसे हम लू कहते हैं। इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती रहती है। पश्चिम बंगाल में इसे हम नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती है तथा थोड़ी वर्षा भी करती है। इससे वर्षा से असम की चाय की फसल को काफी लाभ मिलता है, यानी असम में जो चाय की फसल होती है उसे काफी लाभ मिलता है। इससे आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इन अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है। यानी इन आंधियों को अगर हम बंगाल में देखें तो उसे हम काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में या नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, और अगर वहीं कर्नाटक में अगर हम बात करें तो उसे हम आम की बौछार के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं। यानी देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं, किंतु आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा जो है वो दक्षिण से पश्चिम आने लगती है। आकाश में बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन 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 तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही हम मानसून का फटना भी कहते हैं। जब देश में यानी जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ती है उस समय दक्षिण पश्चिम से आने लगती है जो हवा वो आकाश के बादलों से आच्छादित हो जाती है और गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे हम मानसून का हटना भी कहते हैं, यानी मानसून भ्रष्ट हो जाता है। जुलाई की प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है। असल में दक्षिण पूर्वी सनमार्गी सनमार्गी जो पवन है भूमध्य रेखा को पार कर फिरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू कर देती है। मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा, यानी मानसूनी जो हवाएं हैं वो दक्षिण प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उत्तर भारत की वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती हुई तथा दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर शाखा से वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ की स्थलाकृति एवं उच्चावचन यानी रिलाइफ से प्रभावित होती है। और जो अरब सागर शाखा जो है वो पश्चिम घाट यानी जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो पश्चिम घाट की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिम भाग में भारी वर्षा करती क्या अरब सागर। और जो बंगाल की है जो बंगाल की खाड़ी है वो भारत की वर्षा सबसे ज्यादा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही होती है। जब ये पहाड़ को पार कर ले जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा करती है, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है तथा इससे नमी धारण जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी अगर हम देखें इस मैप के अनुसार
तो जिसमें ये हमारा पाकिस्तान है, ये चीन है। तो जहाँ ये हमारा ब्लैक दिख रहा है काला, यहाँ 400 से अधिक सेंटीमीटर जो है वो वर्षा होती है। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये, तो यहाँ पर जो 200 से 400 के बीच होती है। और ये जो हमें दिख रहा है ये, तो ये यहाँ 100 से 200 मीटर होती है। ये हमारा पश्चिमी छोर है जो अरब सागर में है, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ पर ये जो राजस्थान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, जो कि 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए अब हम देखते हैं भारत में जो वर्षा होती है अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी की ओर से होती है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ जो ब्लैक कलर से हैं, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून जो है उत्तर भारत मानसून जो है उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा करती है। जैसे ये जो है मेघालय वगैरह, जो यहाँ ये गारो खासी वगैरह, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहीं अगर हम बात करें, ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में जब आती हैं तो निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती हैं, तथा जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ती हुई वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है। नैनीताल में 202 सेंटीमीटर और बरेली में 90 सेंटीमीटर तथा आगरा में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है। यहाँ पर यहीं पर एक जगह है चेरापूंजी तथा मौसिन राम जो गांव है, जहाँ जून से सितंबर तक 830 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है, जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती हैं। अरब सागर की जो शाखा की हवाएं भी वहां जाकर अरावली की समांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं, तथा दोनों हालात में वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है, और भारत में अधिकतर वर्षा जो है वो 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यानी भारत में अधिकतर जो वर्षा है वो किससे 85% जो है बंगाल की खाड़ी की हवा के द्वारा, यानी भारत में जो है दक्षिण पश्चिम जो मानसून है जो कि बंगाल की खाड़ी से बनता है, वहाँ इस दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। 85 अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान जो है खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय जो है कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। भारतीय कृषि जो है वो एक मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी तो मानसून से बेनिफिट मिलता है और कभी लॉस भी हो जाता है किसानों को। वर्षा ऋतु में औसत तापमान शुष्क, यानी वर्षा ऋतु में औसत तापमान जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। पहली वर्षा की बाद तापमान कम हो जाता है। पटना में मई का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जून का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान घटकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वर्षा ऋतु में शुष्क वनस्पति
लहला उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी तालाब पानी से भर जाते हैं तथा कृषक जो है खेती का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। ये हमने पढ़ा अभी तक मानसून। अब हम पढ़ेंगे लौटते मानसून को। अभी तक हमने बनते हुए यानी आते हुए मानसून के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लौटते मानसून में कहाँ कहाँ भारी वर्षा होती है और क्या महत्व है। ये हमारा है लौटते मानसून का मौसम। लौट मानसून कब लौटता है? सितंबर से। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कमजोर पड़ने लगता है और सितंबर में मानसून जो है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है। यानी सितंबर में जो है मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान से तथा मध्य भारत से लौट जाता है और अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी से उत्तर में स्थित हो जाता है। यानी अक्टूबर में यह कहाँ बंगाल की खाड़ी से उत्तर में स्थित हो जाता है और जब नवंबर में यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक बढ़ पाता है। यानी नवंबर में कहाँ तक पहुंच पाता है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक बढ़ पाता है तथा नवंबर के मध्य तक मानसून जो है पूरे भारत में लौट जाता है। इसे ही मानसून का निर्वर्तन या लौटना कहा जाता है। यानी नवंबर के मध्य तक मानसून जो है पूरे भारत में लौट जाता है और इस समय भारत में तापमान गिरने लगता है। स्थल से चलने वाली हवा के कारण मौसम शुष्क होने लगता है, किंतु इस समय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से अच्छी वर्षा होती है। अब हमने पढ़ा लौटता हुआ मानसून। अब हम पढ़ेंगे मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पढ़ते हैं भारतीय जलवायु का मानसून एक पर्याय बन गया है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती हैं और मानसून का समय पर आना या देर से आना या जल्दी चले जाना, एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना यदि संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान-पान, वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता है। इससे आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोगों प्रभावित होते हैं। मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार से मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसूनी जलवायु एक ओर वरदान है और दूसरी ओर अभिशाप है। यानी जो भारतीय मानसूनी जलवायु है वो मानव जीवन पर बहुत ही प्रभावी होती है और मानसून के बिना किसान को लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन मानसून कभी तो उनको एक वरदान दे देता है और कभी एक अभिशाप भी बनकर मानसून खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्लाइमेट इन यानी जलवायु का लेसन पूरा समाप्त किया और इससे जो महत्वपूर्ण थ्योरी थी वो हमने आज आपको पढ़ाई और इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं वो इसी में से आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब अब हम देखते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसमें वर्षा का जो कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसका हमारा राइट आंसर है का नंबर, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है इसका मेन कारण है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के समय में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है,
या तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, या विषम जलवायु पाई जाती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ख नंबर सही है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून लौटने लगता है। तो जब उत्तर पश्चिमी तापमान अधिक होता है तो वायु जो है वो निम्न वायुदाब होता है। तो ऑप्शन नंबर खा जो है हमारा राइट है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो सबसे ज्यादा चेरापूंजी के मेघालय के यानी मौसिनराम, इसका अगर इन ऑप्शनों के अनुसार देखें तो इसका ग नंबर सही है, लेकिन मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र में मौसिनराम गांव में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई महीने में पश्चिम बंगाल से चलने वाली धूल भरी मई महीने में पश्चिम बंगाल से चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? उसे हम काल वैसाखी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ग बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा खा जो है बिल्कुल राइट है। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? तो वो सबसे ज्यादा जो सर्दी पड़ती है वो गुलमर्ग में पड़ती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। या हम इसे इसे हटाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट है। इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसका राइट क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर जो मैंने बताया वही हो जाएगा, यानी तो हम खा नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? जैसे आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी या लू। तो इसका हमारा राइट है खा नंबर फूलों वाली बौछार। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। तो आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम हमारा जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में। आज एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट से रिलेटेड। इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, और हम लोग सबसे पहले थ्योरी भी समझेंगे, और इससे फिर इसके बारे में लास्ट में इससे बनने वाले प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। यानी जो हमें क्लाइमेट है उसकी क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेंगे इसका। और इस देश का मतलब भारत देश का लगभग आधा भूभाग जो है वो कर्क रेखा से दक्षिण में है। यानी भारत देश जो है उसका आधा भूभाग जो है कर्क रेखा से दक्षिण में, यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है जो उष्ण कटिबंध में है। यानी जो कर्क रेखा है वो किस में है, उष्ण कटिबंध में है। तथा आधा भाग जो है उत्तर में है जो कि विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध है। यानी अगर हम देखें तो जैसा कि हमारा भारत जो है वो इस टाइप से रहेगा, और इसमें जैसे यहाँ से हमारी ये जो कर्क रेखा है, ये जो साउथ है यानी दक्षिणी एरिया है, ये कौन सा है, ये इसे हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कहेंगे, उपोष्ण कटिबंध। और इसके बाद जो हमारा ये जो है ये हमारा उत्तरी है, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र रहेगा, ये हमारा उपोष्ण कटिबंध रहेगा। यानी दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधी है, और उत्तर का जो है हमारा वो उपोष्ण कटिबंध है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय है, यानी जो नॉर्थ में है वहाँ महान हिमालय है, और दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब महासागर तथा बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफी प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी जो विभिन्नताएं यानी जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो पैदा कर दी हैं। फलतः अगर कहा जाए कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है तो वो एक देश है भारत। आगे हम देखते हैं कि बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते हैं, पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। जलवायु लगभग स्थायी होती है, पर मौसम समयक एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि की मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को हम जलवायु कहते हैं। फिर से हम इसको समझते हैं कि बेसिक अगर देखा जाए तो बेसिक भाषा की बोलचाल में जो है मौसम एवं जलवायु को एक ही माना जाता है, लेकिन भूगोल की परिभाषा में अगर देखें तो दोनों मौसम और जलवायु जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, लगभग एक स्थायी होती है, पर मौसम क्या है, एक समय के अनुसार सामयिक रूप से बदलता रहता है, स्थायी नहीं होता। तो अगर मैं अर्थ बात करूं, जलवायु की बात करूं, तो जैसे एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है जलवायु की। अगर हम देखें कि किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में, यानी खास समय का मतलब कुछ ही समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। माना कि अगर हम कहें कि जैसे गर्मी आना, सर्दी आना, बरसात आना, और ये जो है एक निश्चित है कि इतने महीनों में ये जलवायु आने वाली है, तो उसे हम जलवायु कहेंगे। क्योंकि ये अगर देखें तो हम चाहे वो 30 वर्षों से देखें चाहे 50 वर्षों से देखें, वो एक अपने सीमा के ही अंतर्गत लगभग आते हैं। कि जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सर्दी के रूप में एक निश्चित है कि इतने महीने में सर्दी पड़ेगी। और फिर बरसात का मौसम आता है कि इतने महीने बरसात होगी, इतने महीने, तो ये क्या है, जलवायु कहलाती है। अब मौसम क्या है, माना कि 1 घंटे पहले धूप निकली हुई है और 1 घंटे के बाद देखते हैं तुरंत बादल हो जाता है, तो कहीं धूप होती है कहीं बादल हो जाता है तुरंत। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, यानी वायुमंडलीय दशाओं में जो चेंजेस आती है उसे हम मौसम कहते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं, मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, जो यानी मौसम है वो एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु जो है वो सालों साल एक क्षेत्र में ही एक ही रहती है। यानी जो जलवायु है सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है। मौसम तथा जलवायु में मुख्य तत्व
वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा पॉज था। तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की तो हमारे देश में जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और मानसून जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? वो अरब भाषा से हुई है। किस भाषा से? अरब भाषा की एक मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। समझ में आया? जो कि मानसून यानी मानसूनी जलवायु पाई जाती है हमारे देश में। और मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो अरब भाषा से हुई है। और अरब भाषा के एक शब्द है मौसम से, मौसम शब्द से इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। अब बात करते हैं कि धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा है जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीतकाल से जल की ओर चला करती है। आगे हम देखते हैं। यानी जो हवाओं के लिए जो ग्रीष्म काल में है वो जल से थल की ओर, यानी जब ग्रीष्म काल में जो हवा चलती है वो कहाँ से? जल से यानी पानी से थल की ओर चलती है। और जब शीतकाल शुरू होती है तो थल से जल की ओर चला करती है। ध्यान रखें कि गर्मी में जल से थल की ओर हवा चलती है, और सर्दियों में जो शीतकाल होता है तब थल से जल की ओर चला करती है। एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया गया है, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। अब हम विविधता देखेंगे। सबसे पहले हम विविधता देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान जो होता है, यानी जून महीने में किसी दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसी दिन अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के पास एक गांव है पहलगांव या गुलमर्ग, का तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो यहाँ तक कि गुलमर्ग के उत्तर में खिलमर्ग खिलमर्ग हिलनमर्ग का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। इस समय जून सारा उत्तर भारत गर्म एवं शुष्क हवाओं में के चपेट में रहता है, जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में विषम पाया जाता है। और ये जो सभी दैनिक विभिन्नताएं या विभिन्नताएं वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती हैं। अगर हम यही बात करें कि दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और जून माह में जैसे अगर बात करें तिरुवनंतपुरम में, यानी कारगिल में तो माइनस में चला जाता है। अगर वही जून माह में करें तो तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी समय पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वर्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौसम राम में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में अगर देखें तो केवल 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है।
अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते हैं होते हैं, और उसी समय अगर देखें तो केरल तट के मोपला स्थानीय जनजात केवल एक लुंगी पहन खुले बदन धान की खेती करना मिलता है। यानी इतना अंतर है। अगर उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात यानी वर्षा होती है तो दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते हैं, और उसी समय अगर हम देखें तो उस समय केरल के तट के मोपला स्थानीय जनजात केवल एक लुंगी पहन के एक धान की खेती करते मिलते हैं। उत्तर भारत में वर्षा वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है, वो है लैंड फॉर्म्स। कौन सा है? लैंड फॉर्म्स। इस वर्ड वर्ड को हमें याद रखना है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक होंगे वो एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हम अगर बात करें एल, एल का मतलब होता है लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड की हिंदी होती है अक्षांश रेखा। क्या होती है? अक्षांश रेखा। वहीं अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो वहीं एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। इसके बाद अगर एन की बात करें तो वो होता है नियरनेस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से निकटता। फिर उसके बाद डी की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी पवन की दिशा। उसके बाद एफ की बात करें तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल या वन। उसके बाद ओ की बात करें तो ओशियन करंट, सामुद्रिक जलधारा। इसके बाद हम बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल मीन्स होता है वर्षा। उसके बाद अगर हम एम की बात करें तो एम का मतलब होता है माउंटेन, पहाड़ या पर्वत। तो यहीं अगर एस की बात करें तो ये होता है सोयल, यानी सोयल मीन्स मिट्टी। तो ये जो है सभी कारक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आगे देखते हैं। सौर किरणों को सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। यानी सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने में सौर ऊर्जा की मात्रा में जो है वो अंतर हो जाता है, और सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। पॉइंट समझिएगा फिर से कि जब सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है, तो सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी अथवा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। यानी जब निम्न अक्षांश होते हैं तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी। और जब उच्च अक्षांश होता है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और यही कारण होता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कैसा होता है? तापमान घटता जाता है। यानी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल भी विरल होता जाता है तथा तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित उटकमंड, यानी अर्थात ऊटी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, में तापमान काफी कम रहता है, और गर्मी में काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। कहीं भी तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है तथा तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखें कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है? वायुदाब उल्टा होता है। उल्टा का मतलब घटता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। जब वायुदाब यानी तापमान घटने लगता है तब वायुदाब बढ़ता है। विपरीत दिशा में चलता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। पवन जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। यानी पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। ऐसे में यदि जल भाग से
पवन आते हैं तो उसमें पर्याप्त नमी होती है, जिससे वर्षा होती है, किंतु स्थल भाग से आने वाले पवन शुष्क होते हैं। यानी जो जो पवन स्थल भाग से आते हैं तो वो कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, और अगर जो जल की ओर से आते हैं तो वो उसमें नमी होती है। जलवायु को समुद्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जल देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, अतः समुद्र तटीय भाग जो है जाड़े में ज़्यादा ठंड नहीं होता है और गर्मी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, किंतु स्थल भाग जो है जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा हो जाता है। अतः महाद्वीप का मध्य भाग जाड़े में अति ठंडा तथा गर्मी में अति गर्म हो जाता है। समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में समुद्र तथा समुद्र से दूर के भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। कैसे विषम जलवायु पाई जाती है? यानी अगर समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। गर्म या ठंडी सामुद्रिक जो जलधाराएं जिस तटीय क्षेत्र में गुजरती हैं उसे प्रभावित करती हैं। ऊंचे पर्वत जैसे होते हैं तो वहाँ वाष्पयुक्त पवन को रोककर वर्षा कराता है। यानी जो ऊंचे पर्वत जो होते हैं वो वाष्पयुक्त पवन को रोककर क्या कराता है, वर्षा कराते हैं, जिससे पवनोभिमुख भाग में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है और पर्वत के पीछे वाले पवनोभिमुख भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वन बादल को आकर्षित करता है तथा सूर्य के प्रखर किरणों से बचता है। मिट्टी के प्रकार भी तापमान को प्रभावित करते हैं। बलुई या कंकड़ीली जो है मिट्टी जल्द गर्म होकर तापमान में वृद्धि करते हैं, और चिकनी या जलोढ़ मिट्टी जल्द गर्म नहीं होती। यानी जल्दी जो मिट्टी गर्म नहीं होती वो होती है चिकनी और जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हमने अभी पहले बताया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, जो कि है अक्षांश। यानी अक्षांश जो है भारतीय जलवायु को क्या प्रभावित करती है। यानी कर्क रेखा जो है 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कर्क रेखा के अगर हम उत्तर में देखें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, वो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। यानी जो दक्षिण भारत होता है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, और उत्तर भारत हमेशा अपेक्षाकृत कैसा रहता है, ठंडा रहता है। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या हुआ, एक घटता जाता है। यानी जो तापमान है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदान क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। यानी भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कैसा रहता है, गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे यहाँ तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता है। गर्मी में हिमालय जो होता है वो मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी तरह वर्षा कराती है। यानी हिमालय में क्या होता है, मानसूनी हवाओं को रोककर एक भारत में अच्छी वर्षा कराते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वायुदाब एवं पवन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को
विशिष्ट बना दिया है, यानी भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र में से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्णकटिबंधीय वायुदाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। इनमें वर्षा नहीं होती है। गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में क्या होती है, एक व्यापक वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित है। जेट धारा इसी प्रभाव का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं, अतः इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है और ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है